तो उत्तराखंड के लिए एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज से मौसम में खासा बदलाव आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी में तेज बारिश हो सकती है, जबकि चमोली देर रात से यहां पर बारिश जारी है और ऊंचाई वाले इलाकों में बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और औली में बर्फबारी हो रही है। तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है और साथ ही साथ निचले इलाकों में कुछ जगहों पर अभी से बारिश शुरू हो गई है। देर रात से बारिश हो रही है। येलो अलर्ट जारी किया गया है एक बार फिर से पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट है। देहरादून और उत्तरकाशी की बात की जाए तो यहां पर 27 और 28 यानी आज और कल 2 दिनों का ये येलो अलर्ट है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब में औली में बर्फबारी हो रही है। वहीं पर अगर मैदानी इलाकों की बात की जाए तो वहां बारिश हो रही है, जिससे एक बार फिर से पहाड़ में ठंड लौट आई है। तो उत्तरकाशी में एक बार फिर मौसम बदला। ऊंचाई वाले क्षेत्र गंगोत्री, यमुनोत्री की पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है। ताजा तस्वीरें यमुनोत्री धाम क्षेत्र की, जहां बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने 28 फरवरी तक बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पहाड़ों में बर्फबारी के बाद से एक बार फिर से कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। और बातचीत करने के लिए नितिन सेमवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। किस तरह से मौसम वहां पर बना हुआ है नितिन, किस तरह का फिलहाल मौसम है? क्योंकि 2 दिन का अलर्ट तो जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से, लेकिन अभी फिलहाल किस तरह का मौसम है और इस मौसम को देखते हुए जो प्रशासन है किस तरह से अलर्ट है? जी, निश्चित रूप से मौसम विभाग ने 27 और 28 फरवरी को पहाड़ों में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है बारिश और बर्फबारी का। और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि देर रात से पहाड़ों में किस तरीके से बर्फबारी हो रही है। और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं चमोली जनपद के, चाहे वो बद्रीनाथ धाम हो या हेमकुंड साहिब हो, वहां पे लगातार रात से बर्फबारी हो रही है। तो वहीं औली के ऊपरी टॉप में भी लगातार बर्फबारी हो रही है और निचले इलाकों में लगातार बर्फबारी जब ऊंचाई वाले इलाकों में होती है तो निचले इलाकों में स्वाभाविक है कि तापमान गिर जाता है। तो ऐसे में जो निचला इलाका है चमोली का, वहां पे लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और सुबह शाम के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 2 दिन का येलो अलर्ट पहाड़ों में जारी किया हुआ है। देखना ये होगा कि किस तरीके से यहाँ पे इस बार जो फरवरी का जो महीना अब आखिरी 1 दिन और बचे हुए हैं और उसमें लगातार बर्फबारी और बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो ठंड है वो लौट आई है फरवरी के आखिरी सप्ताह में। ऐसे में प्रशासन के लिए भी काफी चुनौती होती है, क्योंकि जो बर्फबारी इस समय होती है वो काफी नुकसान करती है, चाहे बिजली पानी की समस्याओं को भी नुकसान पहुंचाती है। लेकिन फिलहाल अभी अगर देखा जाए तो मौसम थोड़ा सा साफ पहाड़ों में हुआ है और आज दिन भर भी बताया जा रहा है कि रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी पहाड़ों में हो सकती है। प्रशासन की अपनी तैयारियां हैं। मशीनें जहां जहां भी सड़क मार्ग बाधित होगा वहां पे मशीनों के तैनात किया गया है। लेकिन अभी चमोली जनपद की अगर बात करें तो सभी सड़कें खुली हुई हैं। लेकिन बारिश और बर्फबारी ने कहीं ना कहीं पहाड़वासियों को एक बार ठिठुरने पर मजबूर जरूर कर दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन जानकारी देने के लिए। तो लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और जो निचले इलाके, मैदानी इलाके हैं, वहां पर बारिश का 2 दिन का यानी आज और कल का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं रुड़की की, जहां के मंगलौर इलाके में तांशीपुर गांव के पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें कि आरोपी रोहित ने 20 फरवरी को एक युवक की चाकू से कूटकर हत्या कर दी थी। वहीं आरोपी पर 10,000 का इनाम भी है, पुलिस द्वारा घोषित किया गया इनाम है, जबकि कई मुकदमे इस पर दर्ज हैं पहले से। मामले में पुलिस ने पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अब इसकी गिरफ्तारी। तासीपुर पुल के पास पुलिस अपनी चेकिंग में थी, तो जो वहाँ चेकिंग अधिकारी थे उनका कहना है कि एक व्यक्ति आया और पुलिस को देके भागा और फायर करके भागा है। तो पुलिस ने उसका पीछा किया और जवाबी फायर में उसके द्वारा 2 राउंड उसने किए, तो 1 राउंड पुलिस ने फायर किया तो इसके पैर में चोट लगी है। प्रथम दृष्टया ये वो मुलजिम है रोहित, ग्राम कुरड़ी का रहने वाला, जो 4 दिन पहले मंगलौर थाना क्षेत्र में एक मर्डर हुआ था, उसका मेन अभियुक्त है।
उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, जहां पर बड़कोट नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल को गिरफ्तार कर लिया गया। विनोद डोभाल के साथ ही अंकिता रमोला को भी गिरफ्तार किया गया। यमुनोत्री के विधायक संजय डोभाल के भाई विनोद डोभाल समेत एक अन्य आरोपी को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हुए विधायक के भाई विनोद डोभाल हाल ही में बड़कोट नगर पालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। गिरफ्तार हुए बड़कोट नगर पालिका अध्यक्ष समेत दूसरे आरोपी को 10 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में टिहरी जेल भेज दिया गया है। दरअसल पुलिस ने बीजेपी नेता प्रवीण रावत की शिकायत पर नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल और अन्य आरोपी अंकिता रमोला को गिरफ्तार किया। प्रवीण रावत की एफआईआर के अनुसार मंगलवार रात उन्होंने यमुना नदी में खनन को लेकर पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद अवैध खनन की सूचना पर प्रशासन की टीम पहुंची। आरोप के मुताबिक पुलिस की मौजूदगी में एक काली गाड़ी में सवार विधायक के भाई विनोद डोभाल ने बीजेपी अध्यक्ष की गाड़ी पर जानलेवा टक्कर मारी। और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित कर दी गई। 2 मई को सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। पंच केदार गद्दी स्थल ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में शिवरात्रि के मौके पर विधि विधान से केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित की गई। केदारनाथ रावल भीमाशंकर लिंग ने कपाट खुलने की तारीख को घोषित किया। निर्धारित तिथि के मुताबिक 27 अप्रैल को ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में भैरव पूजा का आयोजन किया जाएगा और इसके बाद बाबा केदार की टोली केदार धाम के लिए प्रस्थान करेगी। बाबा केदार की टोली 28 अप्रैल को गुप्तकाशी, 29 अप्रैल को फाटा, 30 अप्रैल को गौरीकुंड पहुंचेगी और इसके बाद 1 मई को बाबा की टोली केदारनाथ पहुंचेगी। 2 मई को सुबह 7 बजे से केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे और इसके बाद अब अगले 6 महीने तक चार धाम यात्रा चलेगी। भगवान के इस महापर्व के दिन तिथि घोषित हो गई है। 2 मई को भगवान श्री केदारनाथ जी के श्री मंगल कपाट खोल दिए जाएंगे। आज महाशिवरात्रि के महापर्व पर प्रातः काल में भगवान श्री केदारनाथ जी, श्री मधमेश्वर जी और श्री मधमेश्वर ओंकारेश्वर जी का जो दिव्य मंगल स्वरूप है उनका महाभिषेक किया गया। उसके बाद भगवान का दिव्य श्रृंगार किया गया। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय होने के साथ ही अब चार धाम यात्रा के सभी धामों के कपाट खुलने की तारीख अब सबके सामने है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख कल महाशिवरात्रि के शुभ मौके पर घोषित कर दी गई। केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट जहां पर 2 मई को खोले जाएंगे, वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख पहले ही घोषित कर दी जा चुकी है, जिसके मुताबिक गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर खुलेंगे। हर साल शीतकाल में भारी बर्फबारी के कारण 6 महीने के लिए चारों धामों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान पूजा अर्चना शीतकालीन गति स्थलों पर होती है। केदारनाथ की शीतकालीन पूजा ओंकारेश्वर मंदिर में, तो बद्रीनाथ की पूजा जोशीमठ और पांडुकेश्वर में होती है, जबकि मां यमुना की पूजा खरसाली और मां गंगा की पूजा शीतकालीन स्थल मुखबा में होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस साल की चार धाम यात्रा की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। सभी विभाग अपना काम कर रहे हैं और इस बार की यात्रा में किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। के कपाट खुल जाएंगे और भक्तों के दर्शन के लिए यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। पिछले वर्ष जो यात्राओं के अनुभव हैं, यात्राओं में जो व्यवस्थाएं रही हैं, उन सभी व्यवस्थाओं की हमने पहले ही समीक्षा कर ली है और लगातार हम इस बार यात्रा की तैयारियों के लिए पहले से ही लगे हुए हैं। हमारे शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, जिला स्तर पर और सभी विभाग मिलकर यात्रा का अच्छा संयोजन करें, क्योंकि प्रत्येक वर्ष बाबा के भक्तों की संख्या बढ़ रही है, दर्शन करने वालों की संख्या बढ़ रही है। उसको ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं अभी से सुनिश्चित की जाएंगी। जहां भी जो काम अभी होने हैं उन सभी पर तेज गति से उनको करवाया जाएगा और बाबा की कृपा से यात्रा ऐतिहासिक होगी, सफल होगी, अच्छी होगी और सभी भक्तगण अपनी मनोकामना लेकर आएंगे। बाबा उन सब पर कृपा करेंगे।
और पहाड़ मैदान के बयान को लेकर घिरे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बुधवार को टपकेश्वर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और भगवान भोले से आशीर्वाद लिया। इस दौरान पत्रकारों के एक सवाल पर मंत्री ने कहा कि कुछ लोग उत्तराखंड के वातावरण में जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबके कल्याण के लिए भगवान भोले भी जहर पी गए थे। उन्होंने कहा कि भगवान भोले के रूप में कोई तो अवतरित होगा जो इस जहर को पिएगा और वातावरण को ठीक करेगा। भोले को नीलकंठ भी कहते हैं, जिन्होंने जहर पिया था और सबका कल्याण किया था। तो इस प्रकार का वातावरण जो कर रहे हैं, भगवान भोले के रूप में कोई तो अवतरित होगा ना, जो जहर पिएगा और इस वातावरण को जो है ठीक करेगा। बीजेपी के ट्रेनिंग प्रोग्राम की राह पर अब कांग्रेस भी चलने जा रही है। इसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर्स कार्यकर्ताओं को ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे जिससे कार्यकर्ताओं का पार्टी में एक तो मोहभंग ना हो और दूसरा मुद्दे को भुनाने में पार्टी लाइन में रहकर काम किया जा सके। इलेक्शन हो या सम्मेलन, बीजेपी का फंडा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को इंगेज रखने के लिए समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती रहती है, जिसका ही नतीजा है कि पार्टी कार्यकर्ता सोशल मीडिया से लेकर पार्टी मोर्चे पर एक्टिव रहता है। ऐसे में अब कांग्रेस को भी लगता है कि कार्यकर्ता को जोड़ने के लिए ट्रेनिंग कैंप जरूरी है और इसी कड़ी में कांग्रेस जिले से लेकर मंडल स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने जा रही है। इसमें पार्टी की मजबूती पर काम करने के साथ साथ अलग अलग सुर में होने वाले आंदोलनों को करने की रीत नीति समझाई जाएगी। और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का हमेशा मकसद यही होता है कि जिस तरीके से पार्टी का जो कैडर है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, और क्योंकि हम विपक्ष में हैं और मेन विपक्ष में उत्तराखंड में हम हैं, तो हमें किस तरीके से अपनी बात को जनता तक पहुंचानी है। माननीय अध्यक्ष जी ने ये निर्णय लिया है कि इस तरीके का जो ट्रेनिंग कैंप है वो ऑर्गेनाइज कराएंगे। अब मार्च में होने वाले कांग्रेस के इस ट्रेनिंग कैंप पर बीजेपी को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। कांग्रेस अनुशासन में रहने की आदि नहीं है और यही कारण है कि ऐसा एक माहौल देश के अंदर खड़ा हो गया है कि जो अनुशासित पार्टी सब लोग उसी दिशा की ओर आ रहे हैं और कांग्रेस के अधिकतर नेता भारतीय जनता पार्टी को आ रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा बड़े बड़े नेता भी बीजेपी के अंदर आएंगे। कांग्रेस ये तो समझ गई है कि उसे ग्राउंड लेवल पर काम करने की जरूरत है, इसलिए उसे अपने कार्यकर्ताओं को 2027 से पहले नए सिरे से तैयार करना है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और कॉर्बेट में आज से जलीय जीवों के गणना शुरू हो जाएगी। ये गणना 1 मार्च तक चलेगी। 3 दिवसीय इस गणना के लिए कॉर्बेट प्रशासन ने 22 टीमें गठित कर दी है, जिनमें से करीब 70 कर्मचारी शामिल होंगे। इस गणना में मगरमच्छ, घड़ियाल और उदबिलाव की गणना की जाएगी। ये गणना कॉर्बेट के लाइफ लाइन रामगंगा नदी और रामगंगा डैम में की जाएगी। ये गणना हर साल फरवरी महीने में आयोजित की जाती है, जिससे कि जलीय जीवों का सही आंकड़ा सामने आ सके। बीते साल की गणना में 197 क्रोकोडाइल, 183 एलिगेटर और 161 ओटर पाए गए थे। बातचीत करने के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, हर साल ये गणना होती है और ये अच्छा भी है जलीय जीवों के लिए, ताकि पता चल सके कि इनकी तादाद कितनी है। कब से ये गणना आज शुरू होगी और कितने दिनों तक ये चलेगी गणना? देखिए नीलू, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से हर साल गणना की जाती है, इस साल भी 3 दिन का ये कार्यक्रम रखा है। लेकिन इसमें जो बड़ी बात आज ये है कि मौसम खराब है, क्योंकि घड़ियाल और जो मगरमच्छ हैं वो जब धूप आती है तो उस दौरान जो है रेत पे बैठते हैं, लेकिन आज बादल लगे हुए हैं तो ये संभावना कम है कि इसमें जो है कम ही जो इस तरह के जीव है वो कम दिखेंगे। और ये जो गणना की जाती है इससे इसके हैबिटेट मैनेजमेंट में सहायता मिलती है। जिस तरह से पहले एक आंकड़ा आया है कि इनकी जो वृद्धि दर है वो 2% के हिसाब से हो रही है कॉर्बेट में, वो चाहते हैं कि इसको बढ़ाया जाए। तो इसके लिए आप कई प्रयास भी इसमें शुरू किए जाएंगे। तो इस सबसे ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इस तरह के जो डेटा मिलते हैं उससे इसमें सुधार करने की गुंजाइश बनी रहती है। साथ में जो ऑटर हैं वो हालांकि बहुत सुबह दिखाई देते हैं, वो दोपहर में नहीं दिखाई देते, तो उसके साथ भी दिक्कत है, क्योंकि आज विजिबिलिटी भी हो सकता है कि थोड़ा कम हो, क्योंकि रामगंगा नदी में कोहरा रहता है अक्सर सर्दियों के दिनों में, तो हो सकता है कि वहां भी थोड़ी दिक्कत वन कर्मियों को आई हो। जी नीलू। ठीक है गोविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और उत्तराखंड में 24 साल में जंगली जानवरों के हमले में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए तो 5000 से ज्यादा घायल हुए। जंगली जानवरों के आतंक का यह सिलसिला अंतहीन होता देख अब सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान कर दिया कि इस पर ठोस नीति बनाई जाएगी। देखिए जरा ये रिपोर्ट। संघर्ष जो जिस प्रकार से चलता है, तमाम प्रकार की जो हम विकास के काम करना चाहते हैं, संकल्प प्रस्तुत किया है। पूरी विधानसभा में इसकी चर्चा हुई है और इसको हम विधानसभा में चर्चा होने के बाद भारत सरकार में भी बात करने वाले हैं, जिससे कि आने वाले समय में इस चुनौती से भी हमको, इसमें भी जो है हमको कहीं न कहीं सहायता मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कोटद्वार के दुगड्डा में आयोजित एक कार्यक्रम में ये ऐलान किया। सीएम ने कहा कि हमारे लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए वन कानूनों में ही नहीं बल्कि जंगली जानवरों के मामले में भी समीक्षा कर कानून बनाई जाएगी। असल में पहाड़ से लेकर मैदान तक उत्तराखंड का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां जंगली जानवरों का आतंक ना हो। हालत ये है कि कई इलाकों में गुलदार के हमलों के कारण स्कूल तक बंद करने पड़े हैं। बीते साल रिखड़ीखाल क्षेत्र में बाघ के हमले में 2 लोगों के मारे जाने के बाद विधायक दिलीप रावत ने मामले को विधानसभा में उठाया तो उन्हें पिथौरागढ़ से लेकर चमोली तक के विधायकों का जोरदार समर्थन भी मिला। मेरे द्वारा सदन में उठाया गया कि वन अधिनियम में संशोधन होना चाहिए और पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में उसका संशोधन होना चाहिए। तो इसी बात को गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसका संज्ञान लिया, पूरी सरकार ने संज्ञान लिया और आश्वस्त किया है कि वो संशोधन के लिए जो है केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। वन विभाग सुबोध उनियाल का कहना है कि मानव वन्य जीव संघर्ष हमेशा से रहा है, लेकिन अब शहरीकरण के कारण मामले बढ़े हैं। बाघ, गुलदार, सुअर के साथ बंदरों ने पहाड़ों पर जीना मुहाल कर दिया है। अब हालांकि मंत्री इसे रोकने की कोशिश करने की बात कह रहे हैं। जिस तरह किस फसलों का भी नुकसान पहुंचा रहे थे तो बंदरों के बंध्याकरण पर भी हमने काम किया और मुझे अभी तक जो 1,15,000 के आसपास पिछले 10 सालों में जो बंध्याकरण हुआ उसमें 71,000 बंध्याकरण केवल 3 साल का। उत्तराखंड ने अगर राज्य स्तर पर वन कानूनों में संशोधन किया तो असम के बाद ऐसा करने वाला उत्तराखंड दूसरा राज्य बन जाएगा और ये अब बेहद जरूरी भी हो गया है, क्योंकि वन कानूनों के चलते जहां कई बार विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, तो जंगली जानवरों के आतंक से पहाड़ों में गांव के गांव खाली हो चुके हैं। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार में प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी चाइनीज मांझे का कहर रुक नहीं रहा है और अब तो बेजुबान भी चाइनीज मांझे का शिकार हो रहे हैं। रुड़की में सिविल लाइन कोतवाली के जादूगर रोड पर एक चील फंसी होने की खबर मिली, जिसके बाद वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तो चाइनीज मांझे में चील फंसी हुई दिखाई दी। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद चील को निकाला गया। वन विभाग की टीम चील को इलाज के लिए लेकर गई है। जी, हमें आपके माध्यम से सूचना मिली थी कि एक बेजुबान प्राणी बहुत ऊंचा ऊपर फंसा हुआ, तो हम लोगों ने अपना गाड़ी लेकर आए और लैडर लगाया और रस्सी के सारे ऊपर चढ़े। फिर इस बेजुबान प्राणी को बचाने के लिए जितनी हमने कोशिश करी फिर उसको सकुशल निकाला नीचे। जो मांझे में फंसा था उसको मांझे को जो है इसका हटाया और अभी हमने जो है वन विभाग के सुपुर्द किया। तो एक बेजुबान के लिए बहुत बड़ी बात होता है, बहुत मुश्किल होता है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर हम लोगों ने अपना फर्ज निभाया। आपने गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से बने स्टेडियम के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन अब देवभूमि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी के नाम की एक बिल्डिंग बनने जा रही है। आखिर क्या खास होगा इस बिल्डिंग में, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में इस पुरानी तहसील वाली जगह पर आने वाले दिनों में 7 मंजिला आलीशान बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से। इस एक बिल्डिंग के नीचे हल्द्वानी के सिटी बस अड्डे से लेकर बड़ी पार्किंग, एसडीएम ऑफिस, तहसील, लाइब्रेरी तक सब कुछ होगा और इसे बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए 2200 करोड़ के बजट से। उसी में एक नमो बिल्डिंग हम बनाने जा रहे हैं, जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बन रही है, तो उसका नाम भी हमने नमो बिल्डिंग रखा है। नमो बिल्डिंग में ये 7 मंजिला इमारत बनने जा रही है। उसके टेंडर भी ओपन हो गए, अगले मार्च तक उसके टेंडर भी हो जाएंगे। इसमें सभी हमारे एसडीएम कोर्ट हो, रजिस्ट्रार ऑफिस हो,
तहसील हो, ये सारे ऑफिस उसमें चले जाएंगे। इसी प्रकार रोडवेज का बस अड्डा हो और लगभग 600 गाड़ियों की पार्किंग हो, ये सब उसमें बनने वाली है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्द्वानी के विकास के लिए 2200 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था, जिससे हल्द्वानी में सीवर से लेकर सड़क तक का काम जारी है और इसी पैकेज से हल्द्वानी में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, जिसका नामकरण प्रधानमंत्री मोदी के नाम से होगा। इसे धामी सरकार तय कर चुकी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। कॉर्बेट के ढिकाला जोन में वनराज इन दिनों अपने पूरे कुनबे के साथ अक्सर दिखाई दे रहे हैं और बाघों के दीदार का पर्यटन भी रोमांचित हो रहे हैं। ढिकाला में 3 बाघिन अपने शावकों के साथ घूम रही है, जिसमें रामगंगा नदी पार करने वाली बाघिन यहां पार वाली के नाम से जानी जाती है, जबकि एक बाघिन पेड़ वाली के नाम से जानी जाती है। हालांकि इन दोनों बाघिनों के 3-3 शावक हैं, लेकिन वो इस समय कम ही नजर आ रही हैं। तीसरी बाघिन तितली कभी कभार ही अपने बच्चों के साथ नजर आती है। अनुभव मतलब इसका शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि कितनी अच्छी साइटिंग हुई है। आज सुबह देखिए हमने पहले पार वाली के बच्चे, छोटी पारों के, और अभी शाम को मेल देखा। कुछ माह से ढिकाला में टाइगर की साइटिंग जो है वो बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि वहाँ पर 2 फीमेल हैं, उनके अपने 3-3 कप्स हैं, कुछ और फीमेल और कुछ मेल्स हैं जो कि उस एरिया को अपना जिन्होंने अपना घर बनाया हुआ है वो है, तो उनकी रेगुलर साइटिंग उस पूरे क्षेत्र में हो रही है। आज देश में किसी भी काम के लिए आधार सबसे जरूरी है और अब तो आपको नैनीताल में वोटिंग करनी है तो इसके लिए भी आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। क्या है पूरा मामला, क्यों ऐसा करना पड़ेगा, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। सरोवर नगरी की इस झील में जाने से पहले अपनी पहचान बतानी होगी। नैनीताल पालिका ने अब नैनी झील में वोटिंग के लिए पहचान पत्र जरूरी कर दिया है। नाव में जाने से पहले आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर कोई ऐसा पहचान पत्र जो सरकारी हो वो देना जरूरी होगा। इतना ही नहीं बल्कि एक शपथ पत्र भी देना होगा कि वो पालिका द्वारा नाव संचालन के लिए बनाए नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। देश भर से आने वाले पर्यटकों के लिए ये अनिवार्य होगा। पिछले कई दिनों से हमारे पास इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी कि कई सारे पर्यटक बिना लाइफ जैकेट के या फिर कुछ तैरने की घटनाएं भी आई हैं, क्योंकि इसमें तैरना तो अलाउ नहीं है। तो हमने एक व्यवस्था बनाई है कि इस बार से हम सबकी एक आईडी भी रखेंगे और उसके अलावा हम एक अंडरटेकिंग भी लेंगे सबसे कि वो किस प्रकार की गतिविधियां उसमें वर्जित हैं तो उसको नहीं करेंगे। इससे ये होगा कि जो भी व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसकी आईडी के आधार पर उस पर कार्रवाई भी की जाएगी नियमानुसार। दरअसल नैनीताल की इस झील में 220 के करीब नाव हैं और वोटिंग के लिए नियम तो बने हैं, लेकिन उनका पालन कम ही होता रहा है। कई बार पर्यटक पैडल बोट में सफर के दौरान झील में नहाने लग जाते हैं तो कई बार अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल रहते हैं। पर्यटक की पहचान नहीं होने के चलते पालिका प्रशासन नाव चालकों पर जुर्माना लगा देता है, लेकिन अब आईडी देने से झील में कुछ भी करना आसान नहीं रहेगा। नगर पालिका प्रशासन की तरफ से जो भी ये कार्रवाई हो रही है अच्छी है, ये हमारे लिए भी अच्छी है। स्टैंडबाजी करना, अपने जान को जोखिम में डालना है और कहीं पे ऐसी घटना हो जाती है तो पूरा हमारा नैनीताल सिटी बदनाम होगा। हमारा लेक में ऐसा कोई घटना घटती है तो बड़ी इसकी जो है दूर दूर तक इसकी आवाज़ जाती है कि यार नैनीताल लेक में ऐसी चीज़ हुई है करके। बहरहाल अगर आप नैनीताल में नाव का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं तो आई कार्ड भी साथ लेकर आए। अगर आईडी नहीं दी और शपथ पत्र नहीं दिया तो आप नाव में नहीं बैठ सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। पहाड़ के भोजपत्र को नई पहचान मिल रही है और इस बार भगवान बद्री विशाल को भोजपत्र की माला चढ़ाने की तैयारी है। जरा देखिए रिपोर्ट। 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खुल रहे हैं। भगवान बद्री विशाल के मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है। वहीं इस साल भोजपत्र की मालाएं भी भगवान बद्री विशाल के मंदिर में चढ़ाई जाएंगी। जोशीमठ में महिलाएं भोजपत्र की मालाएं बना रही हैं। बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है।
मई को जब भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलेंगे तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस बार की फूलों के साथ साथ भोजपत्र की मालाएं भी श्रद्धालुओं को भगवान बद्री विशाल को अर्पित करने के लिए मिले। साल 2023 अक्टूबर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम आए थे, तब भारत के प्रथम गांव माड़ा की महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भोजपत्र पर एक पत्र दिया था, जिसके बाद पीएम मोदी ने भोजपत्र पर लिखे उस पत्र को ट्वीट किया था और तब से भोजपत्र को नई पहचान मिल रही है और भोजपत्र की मालाओं के साथ दूसरी चीजें बनाने में कई महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। महिलाओं के लिए स्वरोजगार का एक अच्छा साधन है। इसमें महिलाएं काफी मात्रा में कार्य भी कर रही है। हमें ये ट्रेनिंग 2-3 बार दिया गया है। पहले हमारी उसमें बहुत ही कम महिला थी, अब की बार मतलब कुछ ज्यादा, कम से कम 25-26 महिलाएं हो गई है। भोजपत्र चमोली जिले की महिलाओं के लिए आजीविका का सबसे बड़ा साधन बनता जा रहा है और अब इस पर नए नए प्रयोग भी हो रहे हैं, जिससे महिलाएं रोजगार से जुड़ रही हैं और भोजपत्र भी देश और दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।